मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे, आप मेहनत भी कर रहे थे। अगर टिकट देने का आधार पार्टी के प्रति समर्पण होता है तो उसमें भी आप नंबर 1 थे। सारी चीज़ें होते हुए भी 30 मिनट पहले चौधरी रणजीत सिंह जी भाजपा में आते हैं और उनको टिकट मिल जाती है। कोई आपने कहा 30 मिनट में आकर के कोई टिकट ले जाए तो उससे मेरा 30 साल का पुरुषार्थ वह कम नहीं होता। सर हरियाणा में एक जोड़ी बहुत फेमस है सर, आप पॉलिटिकली मेरी मतलब आपको अच्छी सी नहीं लगेगी क्योंकि भाजपा के आप समर्पित सिपाही हैं। ये जोड़ी है गुरु चेले की जोड़ी। गुरु हैं मनोहर लाल खट्टर जी और उनके चेले हैं नायब सैनी जी। ऐसा पता नहीं क्यों हमें लगता है, जो जर्नलिस्टिक दृष्टिकोण है हमारा, कि मनोहर लाल खट्टर जी शुरुआत से ही आपसे कुछ उनका वैर भाव है, अंदरूनी शत्रुताएं चल रही हैं और यह अभिमन्यु की तौहीन है। घोर आपत्ति विपत्ति संकट में भी जब मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया था, परिवार के ऊपर भारी संकट था, उसमें भी मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये साजिश आप लोगों के खिलाफ क्यों हुई? क्या आपने किसी कोर ग्रुप में इस बात को उठाया? आप मेरे मुंह में बात न डालें कि आपने जितना ज़्यादा आपको पता चले उतना आपको ज़्यादा पता चलता है कि आप कितना कम जानते हैं। सारा मिली भगत का एजेंडा है, सारा आपस में बातचीत करके एजेंडा है। गाली भी देते हैं तो भी आपस में बातचीत करके देते हैं। तो ये राजनीति के ऊपर एक इतना भयंकर, हरियाणा में विशेष रूप से हमने देखा है, ये एक सांप की तरह से कुंडली मारे बैठे हैं कि ये कौतूहल का दौर है, ये शोर गुल का दौर ज़माना है। ए भोले किसान, ए दहकान, ए ज़मींदार, ए मजलूम मजबूर मजदूर, तू खड़ा हो, तू बोल, तू चित्कार कर, चिल्ला। इस कौतूहल के दौर में, इस शोरगुल के दौर में तुझे कोई सुनने वाला नहीं है, पर तू बोलना ना छोड़, तू निरंतर संघर्ष कर और अपनी बात को और अपनी आवाज़ को उठा, कभी न कभी ज़रूर सुनी जाएगी। हमने सर छोटराम को अपना हमारे प्रेरक पुरुष हैं, तो हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। तुंद बाधाएं खला से न डर ए वखाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। कि तेज़ हवाओं के तूफानों से न डर है पक्षी, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो हम डरते नहीं हैं साहब। चलो टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, आपको अब रणजीत जी की मदद करेंगे। रणजीत जी की नहीं, मुझे हंसी आती है कि जो ये कहता है हरियाणा के लोगों के कंधे के ऊपर, ये उनकी अपनी सोच का ये संकट है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन साहब, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एक छोटा सा कोशिश है हरियाणा की राजनीतिक चीज़ों को, घटनाओं को सामने लाने की, और ये पहला अवसर है जब आप और हमें साथ बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हालचाल कैसे हैं आपके? मैं बहुत अच्छा हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज बातचीत के लिए आप पधारे, और बहुत अच्छा प्रयास आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के माध्यम से, जिसकी अच्छी चर्चा है और हमें अच्छी लगे ना लगे, पर आपका जो आकलन है वह उसकी काफ़ी सराहना आज सर्वत्र है। मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छा और बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। शुक्रिया कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, पहले क्या होता था गांव में, शादी ब्याह होते थे ना, तो जो दूल्हा होता था वो बेचारा तैयारी करता था, अपने दोस्तों को निमंत्रण देता था और फिर वो शादी के दिन जाता था। पता ये जो लोकसभा चुनाव हैं ये, और फिर वो जब शादी को जाता था, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती थी कि दूल्हा कोई और ही बन जाता था। तो मैं इसको थोड़ा लाइट बनाना चाह रहा हूँ इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को। जी जी। तो मुझे लगता है कि आपके साथ है ना, आपकी पार्टी ने ऐसा ही कुछ कर दिया कि आप मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे, आप मेहनत भी कर रहे थे। अगर टिकट देने का आधार पार्टी के प्रति समर्पण होता है तो उसमें भी आप नंबर 1 थे। सारी चीज़ें होते हुए भी 30 मिनट पहले चौधरी रणजीत सिंह जी भाजपा में आते हैं और उनको टिकट मिल जाती है। निश्चित तौर पे आपको निराशा तो हुई होगी। इसको अब अंदर की बात मुझे बताइए कि आपके मन में उस समय क्या चल रहा था?
देखिए, पार्टी का काम तो सारी ज़िंदगी किया ही है और किसी के दबाव में नहीं किया, शुद्ध रूप से एक विचार को समर्पित होकर और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन के संकल्प को लेकर कि हरियाणा की राजनीति को ये परिवारवादी, क्षेत्रवादी, भाई भतीजावादी, जातिवादी राजनीति से मुक्त करके जी एक आधुनिक, एक प्रोग्रेसिव हरियाणा स्टेट बने और विश्व का सबसे सर्वाधिक विकसित इलाका बने और एजुकेशन, शिक्षा के आधार पर यहाँ के लोग बहुत दुनिया में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँचे। और हरियाणा की राजनीति बहुत प्रदूषित रही है, जैसे मैंने कहा, परिवारवाद से, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से, और उसका भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हरियाणा की पहचान सा बन गया था। तो उस चीज़ों को लेकर हमारा मन में रहा, हमने अपने आप को आहूत किया। प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा संगठन जो हमारे संस्कार के नज़दीक था, तो काम किया है। जहाँ तक चुनाव की तैयारी की बात है, एक कार्यकर्ता के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि जो भी चुनाव आए वह एक, मैं फौज में रहा हूँ, सैनिक, तो सैनिक अपनी तैयारी करता रहे। जब भी युद्ध डिक्लेयर हो अपना तैयार मिले, मुस्तैद मिले। तो उस नाते से हमने अपनी तैयारी की। आपने उसका तुलना एक दूल्हे के साथ में की। जहाँ तक पार्टी की बात है और पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो दुल्हा भी हम ही हैं, कोई चिंता मत करिए उस बात की। ये किसी को टिकट देना ये पार्टी का निर्णय हो सकता है, लेकिन उसमें कोई टिकट देने का कारण कोई समर्पण का, आपने कहा कि समर्पण में इसमें मुझे कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज तक पार्टी में ही नहीं थे, तो इसका मतलब वो समर्पण का तो पैमाना है ही नहीं। ये कोई आवश्यकता भी नहीं है समर्पण के पैमाने की, क्योंकि चुनाव में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और पार्टी की अपनी रणनीति होती है, पार्टी के अपने कुछ भविष्य की योजनाएं होती हैं। हमारी पार्टी के रणनीतिकारों ने बहुत कुछ सोच समझ करके ये किया होगा। और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि आप नहीं हो करके दूसरा हो, दूसरा नहीं हो करके तीसरा हो। वो सब चीज़ों का भी कुल मिला के मैं कोई, आपने कहा 30 मिनट में आकर के कोई टिकट ले जाए, तो उससे मेरा 30 साल का पुरुषार्थ वह कम नहीं होता। मेरा कम नहीं होता, समर्पण है वो कम नहीं होता। और मुझे उससे कोई, जैसे आपने कहा, निराशा, मेरे साथियों को ज़रूर निराशा महसूस हुई। जो साथ काम कर रहे थे कई महीनों से, उनको ज़रूर निराशा महसूस हुई। उन्होंने सवाल भी पूछे कि ऐसा पार्टी कैसे, जो निर्णय है, तो हमने, हमारा कर्तव्य है उनको भी समझाना, उनको भी साथ लेकर चलना कि चुनाव में सफलता प्राप्त हम सबको मिल करके करनी है। और जो पार्टी का नेतृत्व का जो निर्णय है उसको हमको सहर्ष स्वीकार करते हुए अनुशासन से पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, विजय प्राप्त करना हम सबको करना है। तो ये हमारा कर्तव्य है। कार्यकर्ताओं में आई थी तकलीफ़ थोड़ी सी, लेकिन अब सब कार्यकर्ता लगे हैं। सर, हरियाणा में एक जोड़ी बहुत फेमस है सर। अब पॉलिटिकली मेरी मतलब आपको अच्छी सी नहीं लगेगी, क्योंकि भाजपा के आप समर्पित सिपाही हैं। ये जोड़ी है गुरु चेले की जोड़ी। गुरु हैं मनोहर लाल खट्टर जी और उनके चेले हैं नायब सैनी जी। और कह रहे हैं कि हरियाणा में एक प्रोक्सी सरकार चल रही है और मनोहर लाल जी उसके मुखिया हैं। तो जैसे टिकटें तो बहुत सारे लोग मांग रहे थे, पर मेरिट में तो 1-2 ही कैंडिडेट थे। तो जैसे कुलदीप बिश्नोई जी नाराज़ हुए, तो मनोहर लाल जी ने उनको मनाने की खूब कोशिश की, उनके घर पर नायब सैनी जी को भी भेजा और वो लग रहा है मान गए। ऐसे ही रणबीर गंगवा जी को हुआ, बाकी जगहों पे भी ऐसे हुआ, खुद उनके करनाल में भी उनको लोग मनाने पड़े। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों हमें लगता है, जो जर्नलिस्टिक दृष्टिकोण है हमारा, कि मनोहर लाल खट्टर जी शुरुआत से ही आपसे कुछ उनका वैर भाव है, अंदरूनी शत्रुताएं चल रही हैं। और आप बड़े पोलाइटली अपना चेहरे पे हमेशा यही वाली मुस्कुराहट आपकी, और आप इस बात को स्वीकार भी नहीं करते। तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी का ये दायित्व नहीं बनता था कि जब सबको मना रहे हैं परिवार में, तो आपको भी मना लेते हो? आपकी 3-4 बातें हैं कि मनाया उसको जाता है जो नाराज़ हो। कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी में नए आए थे, उन्होंने अच्छा राजस्थान में भी काम किया और वो पार्टी में आने के बाद भी पूर्व में सांसद भी रहे। उनके पिताजी की एक बड़ी भारी विरासत को लेकर के राजनीति में काम कर रहे हैं।
तो उनको नाराज़ होने का अधिकार भी हो सकता है, उनको नाराज़ मान करके उनको मनाया जाना ये भी एक काम हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी निर्णय को लेकर के अभिमन्यु को मनाना पड़े, यह अभिमन्यु की तौहीन है कि और मुझे मनाने के लिए कोई आए जिनको हमने संगठन के अंदर ऐसे साथी कार्यकर्ताओं को सदा हमने प्रेरणा दी है, जिनको हमने प्रेरणा प्रोत्साहन दे करके संगठन के अंदर हज़ारों कार्यकर्ताओं को हमने आगे चला करके संगठन को मजबूत करने का काम किया। और वो कार्यकर्ता अगर ये देखे कि पार्टी के किसी निर्णय से नाराज़ होकर के और अभिमन्यु को मनाया जा रहा है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो 27 साल का जो मेरा तपस्या है एक संस्कार विकसित करने का, मैं समझूंगा कि मैं उनको धोखा दूंगा। तो मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई ये कहेगा कि मुझे मनाने के लिए वो मेरे पास आना चाहता है, तो मैं उसको कहूँगा आपके मन में कोई शंका है तो मैं आपको मनाने आ सकता हूँ, मुझे इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर है, परिवार है, संगठन को समर्पित है। घर में आप मेहमान के नाते आएँ, अपना घर समझ करके आएँ। वैसे राजनीतिक चर्चा करने आए, कोई सरकारी विषयों को लेकर के कोई बातचीत करनी है, उस पर चर्चा करने के लिए आए, स्वागत है। मुझे भी बुलाएं तो भी मैं आऊँगा। अभिमन्यु को मनाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए। फिर ये तो उन्होंने, फिर इसका मतलब तो उन्होंने ठीक ही सोचा आपको कि नहीं मनाया जाना चाहिए। वो देखिए सोचने के कारण, ये अगर कारण है तो उन्होंने अच्छा सोचा है, और कोई कारण है तो वो आप बता सकते हैं, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरी बात आपने कहा वैर भाव, मेरे मन में कभी कुछ नहीं रहा। मैंने बड़े के नाते हमेशा सम्मान किया है, अनुभवी के नाते सम्मान किया है, पार्टी के अंदर हमारे वरिष्ठ हैं नाते सम्मान किया है, सरकार में मुखिया के नाते सम्मान किया है। और कभी भी एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जहाँ हमने अपने तकलीफ़ सह करके भी, घोर आपत्ति विपत्ति संकट में भी, जब मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया था, परिवार के ऊपर भारी संकट था, उसमें भी मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो मुझे नहीं महसूस होता, अगर किसी के मन में है तो कोई, वो तो या तो आप पूछ सकते हो या मुझे बताए, तो मेरे पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है। फिर आपने एक बात कही गुरु चेले की। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना जी, हम लोगों, हमारा गुरु विचार है, हम विचार के अतिरिक्त इसको गुरु नहीं मानते। ये कैसा विचार? ये कहे कि भाई मैं इन्हीं की वजह से हूँ, इन्होंने मुझे बनाया है, तो इसका मतलब उसकी वैचारिक अधिष्ठान उसका कमज़ोर है, उसकी विचार का समर्पण ही कमज़ोर है। जो अपना सारा ही श्रेय एक व्यक्ति को दे रहे चाहता है, तो इसका मतलब संगठन के पूरी की रीति नीति पद्धति संस्कृति जी और राष्ट्रीय नेतृत्व के योगदान को वो समझ ही नहीं पाए हैं। अगर कोई ये कहे कि मुझे धर्मेंद्र कुमारी जी ने ही बनाया है, हाँ, कि सीएम इन्होंने ही बनाया है और ऐसा हो रहा है सब, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं हम सबको भी अपने साथियों के बीच में इन चीज़ों को लेकर बार बार हम लोग संगठन में अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, जो हमारी रीति नीति पद्धति है, उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी के अंदर एक कोर ग्रुप की व्यवस्था रहती है कि पार्टी के अंदर जो कार्य पद्धति है, संस्कृति है, विचार को समर्पण का कोई विषय है, संगठनात्मक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, उन सब पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक एक हमारा, अब कहीं ना कहीं ये बातें उसमें चर्चा होती होंगी। मेरे साथ हाल में नहीं हुई है, लेकिन होगी तो अभिमन्यु इन विषयों को जरूर रखेगा। हमारा समर्पण, हमारे विचार को और हमारा संगठन, उसके अनुसार हम काम करने वाले हैं। आजकल तो सर पत्रकार भी दो तरह के हो गए हैं, एक सरकार समर्थित पत्रकार जी और एक सरकार के खिलाफ पत्रकार। तो सरकार समर्थित जो पत्रकार माने जाते हैं हरियाणा में, उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे एक धारणा लोगों में, एक परसेप्शन सेट किया, और वो परसेप्शन था हारे हुए मंत्री। इससे पहले हरियाणा में जर्नलिस्ट, मुझे भी 20 साल हो गए पत्रकारिता में, मैंने किसी मिनिस्टर के हारने पे अपनी कलम से हारा हुआ मंत्री नहीं लिखा। पूर्व मंत्री लिखा जा सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि उसको किसी की सह प्राप्त ना हो, ऐसा परसेप्शन सेट करने वालों को। कैप्टन अभिमन्यु के पहले भी बहुत मंत्री रहे हैं जो चुनाव हारे हैं, धनखड़ जी से पहले भी रहे हैं जो हारे हैं, लेकिन ये जो 2014 के चुनाव के बाद 19 में जब आप लोग हारे हैं चुनाव,
उसके बाद ये एक परसेप्शन मूव किया गया भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं की सह पे, बहुत बड़े नेताओं की सह पे। ये साजिश आप लोगों के खिलाफ क्यों हुई? क्या आपने किसी कोर ग्रुप में इस बात को उठाया? आप मेरे मुंह में बात न डालें कि मेरा तो काम ही ये है तो कि ये ठीक है कि मीडिया में एक नैरेटिव चलाने की कुछ चुनिंदा लोगों ने इस तरह से कि सबको एक ही उसमें हाँकने की, और ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि मीडिया का अपना जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस का जो क्षमता है उसका अभाव उसको दर्शाता है। इसलिए मीडिया के भी प्रति आज के दिन जो जनता की श्रद्धा है वो कमज़ोर हो रही है, और मीडिया का एनालिसिस करने का बहुत पक्ष हैं जो आज के दिन कहीं भी मीडिया में माइक्रोस्कोप लगा करके ढूंढो तो भी नहीं मिलता है। हर चुनाव का अपना वातावरण, अपना एक उसका समीकरण, अपनी परिस्थितियाँ, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस होने चाहिए। 2019 के चुनाव परिणाम में जो एक हारे हुए मंत्री की जो आपने संज्ञा जो एक खूब अब तक छप रहा है, तो उसमें एनालिसिस अगर एक साथ साथ कोई एक पत्रकार कर सकता है एक शब्द को, दूसरा जैसे आज एक नैरेटिव चलाया जाता है मीडिया से चलता है, जाट गैर जाट, क्या मीडिया में एक ही पत्रकार है, या मीडिया में एक ही अखबार है, क्या मीडिया में एक ही मीडिया समूह है, और क्या एक ही व्यक्ति है पूरी कड़ी में? जो भी इस नैरेटिव को चलाते हैं तो सब ही जिम्मेदार हैं कि समाज को बांटने का। क्या देश के अंदर हम ये बात करेंगे कि मुसलमान और गैर मुसलमान की बात करेंगे? नहीं, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण कभी नहीं देखा हमने, लिखा। तो ये जो नैरेटिव चलाए हैं, ये नैरेटिव मुझे लगता है कि जो समाज और राष्ट्र के हित में नहीं सोचने वाले लोग हैं, जो देश और समाज का अहित करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा समाज के विभाजन का नैरेटिव, या जो संगठन का भी हित नहीं समझते हैं उनका नैरेटिव तो हो सकता है, या मीडिया का अपना, मैं कहता हूँ वो असामाजिक एक कहीं ना कहीं उनके संस्कार में ये असामाजिकता है या समाज विरोधी चरित्र है जो इस प्रकार की बातों को चलाते हैं, या उनका अपना छोटा कोई उद्देश्य है, कोई छोटा लक्ष्य है। तो मैं उसको इतना ही कहूँगा कि अगर आपने उस एनालिसिस में जाना है तो कोई तो 55,000 से हारता है और कोई वोट बढ़ा करके भी हारता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। और हारे हुए लोगों के अंदर भी हर सीट का अपना समीकरण का कारण बनता है। उसके अतिरिक्त उनमें से भी कोई राज्यसभा सांसद हुए हैं, कोई दो तो राज्यसभा सांसद ही, मतलब एक राज्यसभा सांसद, दूसरे भी हमारे एक वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद भी हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। तो सबको फिर संगठन काम दे रहा है। संगठन के अंदर इस प्रकार की कोई विषय नहीं है। और देश भर में हमने तो हारे हुए लोग आज हार रहे हैं और कल मुख्यमंत्री की शपथ भी ले रहे हैं। तो ऐसा संगठन तो चिंता करता है, संगठन अपनी रणनीति पर चलता है, संगठन अपनी योजना पर चलता है। लेकिन ये आप मेरे संगठन पर इसका दोष ना दे करके जो मीडिया में जो ऐसे लोग लिख रहे हैं, तो लिखवाई तो रहा है मुझसे, आपसे लिखवा सकता है कोई? तो मेरे तो लिख, हम तो वो है ना सर, हम तो हमारी तो क्लियर लाइन है एक। देखिए कुछ लोग पेंडुलम होते हैं। देखिए जो बंदूक चलाने वाले हैं वो बहुत कंधे ढूंढेंगे, पर दोष कंधे का भी होता है। कंधे का मुख्य दोष जिसके कंधे से बंदूक चलाई जा रही है उसका भी दोष होता है। कैप्टन साहब, आप बेहद समर्पित हैं बीजेपी के। मैं पिछले करीबन जब जर्नलिज्म में आया था तब से आपको जानता हूँ, लेकिन कोई तो ऐसा फॉर्म होगा। अभी आप जॉइंट फैमिली में, आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हो, मैं भी जॉइंट फैमिली का ही निकला हूँ। तो जैसे दादी ने गुस्सा कर दिया तो दादा सिर पुलिसने वाला होता था, दादा ने कर दिया तो दादी कर देती थी, ठिकाने होते थे आदमी के ना। अब एक जायज़ नेचुरल हक अगर आपका मारा जाए तो कोई तो जगह होगी ना रोने की, जाके कह दो आप अपनी बात, या फिर एक ही आदमी की मोनोपोली चलती रहेगी हरियाणा में? ऐसा नहीं है, और ना एक आदमी की जो आपका आकलन हो सकता है, आपका एनालिसिस हो सकता है, जिससे मैं अगर सहमत हूँ
तो जो आप मुझसे अपेक्षा कर रहे हो कि कहीं जाके बात करो तो कर लूँगा, लेकिन मैं आपके आकलन से ही सहमत नहीं हूँ कि एक आदमी की चल रही है, ऐसा नहीं है। एक आदमी इतना बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। परसेप्शन में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन निर्णय की जो प्रक्रिया है वो बड़ी व्यापक, उसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपकी परसेप्शन को मैं वो आपकी है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ। लेकिन मुझे अगर लगेगा कि ऐसा है तो मैं जहाँ बहुत चैनल्स हैं वहाँ बात कर लूँगा संगठन के हित में। हो सकता है कि मेरे काम करते करते मेरे अंदर भी कोई दोष आ गए हों, तो आप मेरे संगठन के साथी हैं, मैं आपकी नहीं सुन रहा हूँ, तो आप कहीं जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, वो मेरे हित में भी होगी। अगर मुझे अपने किसी साथी के कार्यकलाप पर कोई सवाल लगता है, वो मैं ये मान करके नहीं जा करके अपने संगठन में बात करूँगा कि जी मैं सही हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता है, ऐसा जा करके तो मैं कह ही सकता हूँ ना जी, मैं कहूँगा। अच्छा चलो थोड़ा पढ़े लिखे वाली बात करते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पढ़े लिखे वाली बात कोई पढ़ा लिखा कि आपने जितना ज़्यादा आपको पता चले उतना आपको ज़्यादा पता चलता है कि आप कितना कम जानते हैं। जैसे आपने शुरुआत में बिल्कुल परिवारवाद का जिक्र किया। हरियाणा की पॉलिटिक्स की सच्चाई तो ये है कि 30-35 सीट तो ऐसी हैं जो परिवारवाद के अधीन ही हैं। आप वहाँ पे, अब हरियाणा में आपसे पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग आए बेचारे जो एक आम घरों के लोग थे, उनका मन था कि मैं कुछ पॉलिटिक्स में करूँ, बदलूँ, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द उनको समेटना पड़ता है, या फिर ऐसी साजिशें होती हैं कि जो अंकुर जिनमें संभावनाएं दिखती है उनकी भ्रूण हत्याएँ हो जाती हैं। और मुझे मैं इस बड़ा कठोर सा शब्द आपके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप करें, कोई चिंता। मुझे लगता है कि आप भी उसके पीड़ित व्यक्ति हैं। उन्हीं संभावनाओं की जो पीड़ा है वो आपके दिल में होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो परिवारवाद है, चाहे वो किसी भी पार्टी का परिवारवाद हो, ये हरियाणा से जाने का नाम नहीं ले रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद। और ना केवल ये जा नहीं रहा है, बल्कि जो संभावनाएं बन रही हैं, जो अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उन लोगों की संभावनाओं को भी ये क्षीण करता जा रहा है। तो आप क्या मानना है, अभी परिवारवाद किस स्थिति में है हरियाणा का? देवेंद्र जी, मेरे जीवन में राजनीति में आने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा, मैं मानता हूँ कि हरियाणा के शासन प्रशासन की संस्कृति में प्रदूषण का जड़ मूल कारण जो है वो परिवारवाद है। यहाँ तक कि हरियाणा के समाज में भी अगर जातिवाद और गुंडागर्दी या इस प्रकार का कोई वातावरण बना है, वो भी उसकी जड़ में राजनीति में परिवारवाद है। 100 साल हो गए कुछ परिवारों ने हरियाणा की राजनीति पर आधिपत्य बना करके, और अपनी राजनीतिक विरासत को अपने अगली संतान, अगली जनरेशन को सौंपने के लिए हरियाणा को, वो समाज को बांटने के लिए संकोच नहीं करते, हरियाणा को जलाने में संकोच नहीं करते, लोगों को मरवाने में संकोच नहीं करते। और 100 साल बहुत लंबा समय होता है। उन परिवारों ने आपस में कभी न कभी मिलजुल करके, सरकारों में मिलजुल करके पक्ष और विपक्ष में भूमिका निभाई है। बिल्कुल, वो पक्ष में भी मिलजुलना और विपक्ष में रह करके भी मिलना जुलना की भूमिका निभा करके। कोई तीसरी बेल क्यों लगानी? और सैकड़ों, हजारों योग्य, सक्षम, लाखों योग्य, सक्षम, क्षमतावान, समर्थ और श्रेष्ठ प्रतिभाओं का भ्रूण हत्या करने का काम हरियाणा की राजनीति में हुआ। ये परिस्थिति हुई जब हम कॉलेज से और हम बाद में जब पढ़ाई लिखाई पूरी करके समाज में काम करने निकले, कि कोई योग्य क्षमतावान व्यक्ति वह दुनिया के सर्वोच्च करियर की कल्पना कर सकता है, लेकिन राजनीति के अंदर करियर की, कि राजनीति मतलब करियर, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा, राजनीति के माध्यम से देश सेवा, राजनीति के माध्यम से अपना योगदान जो दे सकता है, देना चाहता है, उसके मन में ही ये कल्पना नहीं जागृत होती, वो सोच ही नहीं सकता जी। तो वो ऐसी परिस्थितियों मैंने चुनौती के तौर पर लिया। 1994 में जब मैंने IAS क्वालिफाई किया था, UPSC क्वालिफाई करके जब मैं आया, हमारे सामने विकल्प था। मैं सेना में 6 साल रह करके आया, फिर उस परीक्षा में 2 साल लगा करके जब मैं आया रोहतक में घर में अपने,
तो मुझे कहा कि मुझे मेरे मन में कि भाई हम कुछ करेंगे, इतना ईश्वर ने सामर्थ्य दिया, योग्यता दिया, और हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस सोच के साथ लगे और अपना जीवन इसमें आहुत किया। और मुझे खुशी इस बात की, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2014 में जब सरकार बनी, मुझे लगा मेरा जीवन सफल हो गया कि एक विचारधारा को समर्पित संगठन की गैर परिवारवादी राजनीति का 2014 की सरकार बनी, इसी में तो पर्ची खर्ची वाला व्यवस्था आदमी नहीं था उसको एक भी उस, और अच्छी सरकार 5 साल में नीतियों के अंदर निरंतर क्रियाशीलता, नीतियों की आलोचना हो सकती है, होनी भी चाहिए, कोई किए हुए काम की लोकतंत्र में, जनतंत्र में समीक्षा होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, निंदा भी होनी चाहिए, जनता भी उसकी प्रतिक्रिया करे। लेकिन एक मैं मानता हूं कि हरियाणा के इतिहास में जिसने खर्ची पर्ची को समाप्त करके एक मेरिट बेस्ड जो रिक्रूटमेंट का जो एक स्वीकार्यता बनाई और ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी की, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की स्वीकार्यता बनाई, सारी व्यवस्था को ऑनलाइन करने की एक स्वीकार्यता बनी कि ये ठेके जो हैं नीलामी से नहीं होंगे, भाई शराब के ठेके, खुली नीलामी, बोली, गुंडागर्दी, बदमाशी ऑनलाइन होगा। अनेकों ऐसे ऑनलाइन काम हुए, उनके रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन होंगी, कोई जो है स्टैम्प ड्यूटी भी ऑनलाइन पे करी जाए, कितने काम हुए। तो ये 5 साल में जो काम कर पाए, हमें लगा हमारा जीवन जो है वास्तव में सार्थक हुआ है। अपने 5 साल में ये जो फिर ये परिवारवाद जो खड़ा होता है दोबारा से, तो निश्चित तौर पर ये इतनी बड़ी शक्ति है कि मिलजुल करके आपस में और ये टारगेट करके, अब मुझे बताएं इनके परिवारों में से, अब मैं रोज़ मुझे हंसी आती है, दुख भी होता है, मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मुझे दुख है मेरा बेटा मुख्यमंत्री। नहीं, ये तो कहावत है सर, वो किसी सरपंच के घर जी, वो उसका नौकर था और बोला जी घर बालक बंधु है, मैं जाके आऊँ। तो बोला जाओ भाई। वो आया तो बोला क्या हुआ, बोला जी मारे तो नौकरे हो हैं, सरपंच तो तारे पैदा हुआ करें। तो इनके घर में तो जब आदमी पैदा होता है बच्चा सर, वो पैदा होते ही नेता होता है। देखिए क्या ये लोकतंत्र है, क्या जनतंत्र है, और लोग ऐसे लोगों को नेतृत्व देते हैं, ऐसे लोगों को जो उनके ही बच्चों के राजनीतिक भविष्य की कल्पनाओं की भ्रूण हत्या करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्या ऐसे लोगों को लोकतंत्र में, जनतंत्र में, और मज़े की बात, दुख की बात, पीड़ा की बात यह है कि उन्हीं लोगों से जिनका दमन करने वाले हैं, उन्हीं लोगों से वो वैलिडेशन लेते हैं। मतलब मैं स्वयं सोचता हूँ कि किसी भी राजनीतिक जो तथाकथित या परिवारवादी लोग हैं, इनको नहीं सोचना चाहिए क्या कि समाज के अंदर योग्य लोगों को आगे आने दें, और जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं कि विदेशों में पढ़ाए, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि समाज में योग्यतम लोगों को आगे आने दें, उनको आगे बढ़ाएं, और समाज में अन्य अपने और तरीके हैं समाज सेवा करने के। भैया आप समाज सेवा राजनीतिक माध्यम से भी करने का आपको अधिकार है, परंतु उनको दूसरे जो योग्य लोग हैं, अगर उनको आप योजना से टारगेट करके आगे नहीं आने देते हैं, तो आपका मतलब ये हुआ कि आप समाज हित नहीं कर रहे हो, देश हित नहीं कर रहे हो, केवल आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हो। और जो ये मैं जो आपको कह रहा था कि फलाना हर माँ बाप लगे हैं मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, तो क्या हमें चिंता हरियाणा के लाखों करोड़ों माँओं के बेटों की, कि उनके भविष्य की चिंता नहीं है इनको, उनके भविष्य की केवल मात्र इन्होंने झूठ बोलनी है कि उनके नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दा एक केवल झूठ करके, उसको केवल दुरुपयोग करके समाज में इलाके की चौधर, जाति की चौधर, ये और वो जितनी सब बातें हैं, सारा मिली भगत का एजेंडा है, सारा आपस में बातचीत करके एजेंडा है, गाली भी देते हैं तो भी आपस में बातचीत करके देते हैं। तो ये राजनीति के ऊपर एक इतना भयंकर, हरियाणा में विशेष रूप से हमने देखा है, ये एक सांप की तरह से कुंडली मारे बैठे हैं। जब तक हरियाणा जिस दिन इनसे मुक्त हो गया, तो मैं समझता हूँ हरियाणा के लोगों में वो ऊर्जा है, हरियाणा के भाईचारे में वो दम है कि हरियाणा विश्व का एक नया सिंगापुर बन सकता है। कई बार ऐसा लगता है सर कि आदमी की ना सद्चारिता है, सद्भाव है, वो उसकी कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है ना। तो आप जैसे जिन बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, या बहुत सारे लोग बढ़ना चाहते हैं हरियाणा में, उनकी सुन तो कोई नहीं रहा।
आजकल तो गांव में है ना, जो ठीक ठाक सामाजिक बात करने वाला आदमी है ना, उसकी भी नहीं सुन रहा कोई। उसकी पीड़ाएं आप जाके पूछोगे, वो कहे हैरी बार रोज सुन दे ही नहीं। अब तो सोशल मीडिया पे युवा पीढ़ी तो रील्स देखने में बिजी है, बुजुर्ग अपना टाइम काट रहे हैं। तो ऐसे समय में ऐसी अच्छी अच्छी बातें कौन सुनेगा। मैं निराश नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होता, और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने जीवन के इस संकल्प के लिए, क्योंकि मुझे और कोई काम भी नहीं है, इस संकल्प के लिए जीवन आहूत किया है। मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी भी, सबसे बहुत अच्छे, ईश्वर उनको बहुत कृपा करे, ईश्वर उनके परिवारों पर बहुत कृपा करे। जिनके परिवार ही नहीं है और वो दूसरी पाले बैठे हैं, मैं सबके ऊपर जो है वो, ठीक है परिवार तो होता ही है, अपना ना बसाए तो सबके लिए परमात्मा सबका भला करे। खूब, मेरी किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं जो ये कि सर छोटूराम ने जो किताब लिखी थी बेचारा ज़मींदार, उस किताब के अंदर उनकी प्रेरणा मैंने वो बहुत बचपन में पढ़ ली थी, जवानी तो बाद की बात है। सर छोटूराम कहते हैं कि ये कौतूहल का दौर है, ये शोर गुल का दौर ज़माना है। ए भोले किसान, ए दहकान, ए ज़मींदार, ए मज़लूम मजबूर मज़दूर, तू खड़ा हो, तू बोल, तू चीख, चित्कार कर, चिल्ला। इस कौतूहल के दौर में, इस शोरगुल के दौर में तुझे कोई सुनने वाला नहीं है, पर तू बोलना ना छोड़, तू निरंतर संघर्ष कर और अपनी बात को और अपनी आवाज़ को उठा, कभी न कभी ज़रूर सुनी जाएगी। हमने सर छोटूराम को अपना, वो हमारे प्रेरक पुरुष हैं, तो हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। उनका एक बड़ा प्रिय शेर था कि तुंद बाधाएं खला से न डर ए वखाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए, कि तेज़ हवाओं के तूफ़ानों से न डर है पक्षी, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो हम डरते नहीं हैं साहब, संघर्ष के इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आवाज़ को उठाएंगे, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, और समाज में किसी से कोई बैर विरोध के, द्वेष के बिना सर्वहित के लिए लगे रहेंगे, पुरजोर ताकत के साथ लगे रहेंगे। जब कुछ देर के लिए आप ये मत ऐसा सोचिए कि आप एक पॉलिटिशियन नहीं हैं, कुछ देर के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं और चौधरी देवीलाल को याद करते हैं। जैसे मैंने जितना चौधरी देवीलाल को पढ़ा है कि वो एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने जनता को ये बताया कि जो अधिकारी है वो आपके काम करने के लिए बैठा है, आप जाके उससे मिलिए। उन्होंने लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक गैप था, उसको तोड़ने का काम किया। आज के दिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल परिवार के प्रति जो एक सम्मान लोगों में होता था, आज वो सम्मान दुष्यंत चौटाला की वजह से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है, एक किस्म से नफरत में तब्दील हो गया है। कि इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं और ये कब ठीक होगा? देखिए, आपने उनके व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा है। मैं मानता हूँ कि 2019 के चुनाव में जो सरकार का विरोध का जो स्वर था, या सरकार से कोई नाराज़गी का या गुस्सा जिन लोगों के मन में था, उस गुस्से के वोट को उन्होंने बड़ी चतुराई से कुछ ऐसे नारे दे करके, सरकारी विरोधी नारे दे करके, खट्टर का ब्याह है, जमुना पार है, जो नारे दे करके उस गुस्से को उन्होंने अपने साथ उसको चैनलाइज किया और उसके ऊपर कुछ और चढ़ा करके वर्क चढ़ाते हैं कि 5100 रुपये पेंशन और नौकरियों का एक लोगों को लुभाने का काम भी किया। लोगों ने विश्वास किया, चौधरी देवीलाल का नाम लिया था, लोगों ने विश्वास करके और समर्थन दिया। अब समर्थन किस आधार पर था? गुस्से के आधार पर था। गुस्सा जिसके प्रति था, क्योंकि गुस्से को बढ़ाने का काम, गुस्से को कैश करने का काम उन्होंने किया, तो अब जनता का जो विश्वास है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जनता के गुस्से को स्वर देना लोकतंत्र में है, जन आक्रोश को स्वर देना ये नेतृत्व का कार्य है, पर जन आक्रोश को बेच देना नहीं।
अगर वो उस जनाक्रोश के स्वर बन करके हरियाणा की राजनीति के अंदर वह आगे बढ़ते तो वो चौधरी देवीलाल के पदचिन्हों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस जनाक्रोश के आधार पर मिले हुए जन समर्थन को बेच करके जब दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल के ठीक विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई दिए। इसी प्रकार से कोई भी राजनीति में चुनाव में वायदा किए जाते हैं, जनता वायदे खिलाफी जब होते हुए देखती है तो जनता की नज़रों से व्यक्ति गिर जाता है। वो वायदा पूरा करते हुए दिखाई दे, कभी पूरे हो सकते हैं, कभी किसी कारण से कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास दिखाई देना चाहिए। प्रयास कागज़ भेजना प्रयास नहीं होता है, प्रयास लोकतंत्र में समर्थन भी देना है, राजनीतिक निर्णय करने पड़ते हैं, कभी कभी विरोधी दलों के साथ समन्वय, सामंजस्य और समझौते भी करने पड़ते हैं। और समझौते व्यक्तिगत हित में करें, निजी हित में करें या सर्वहित में करें, उस जनाक्रोश के आधार पर अपने संकल्पों को पूरा करते हुए दिखाते हैं जो जनता के बीच में रखे थे। समर्थन तो बाहर से भी दिया जा सकता है, समर्थन सरकार में रह करके बिना विभाग लिए मंत्री के भी आदमी दे सकता है, लेकिन उसमें भी चौधरी देवीलाल पर चस्पा करने की बात कि चौधरी देवीलाल कहते थे सरकार के साथ शामिल होकर के, उन्होंने तो सदा सरकारों के साथ संघर्ष किया। उन्होंने कब कहा सरकारों के बीच में शामिल होकर के? ये चौधरी देवीलाल, और आप कुछ भी कह सकते हैं, क्या आप संतति हैं, आप कुछ भी उनके नाम पर आप कुछ भी चलाने की कोशिश कर सकते हैं, पर चलेगा वही जिसको जनता स्वीकार करेगी। खोटा सिक्का नहीं चल सकता, समाज तो आईना है। तो उस दृष्टि से जब देखते हैं तो, और फिर आप ये मान करके, ये मानना ही गलत है कि चौधरी देवीलाल के परिवार के नाते किसी को सम्मान मिले, ये मानना ही गलत है। तो क्या महात्मा गांधी जी का पूरा परिवार तो आज पूरे देश के अंदर आज उनको सर आंखों पर राजे की तरह से उनको परफॉर्म तो आपको करना ही पड़ता है ना। और उस रास्ते पर ये चलना आसान, महापुरुषों के कौन से महापुरुष की दुनिया भर के महापुरुषों में कहाँ उन परिवारों की कि आज कहाँ किस प्रकार से उनका, तो ये जो उनका दोष नहीं, उन परिवारों का ही अकेला दोष नहीं मानता हूँ मैं जो परिवारवादी राजनीति करते हैं। मैं उस गुलाम मानसिकता का भी दोष मानता हूँ। जो लोग ये कहते हैं 3 पीढ़ी से इनके गुलाम हैं हम, हमारे दादा भी इनके गुलाम थे, हमारे पिता भी इनके गुलाम थे, हमारे भाई, हमारा परिवार, हमारा भी इनके गुलाम है। जो लोग ये कहते हैं कि उनके बच्चे भी गुलामी करेंगे, जब अपने बच्चों को घुट्टी में सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहादुर हरियाणा के लोग, मुझे ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो आप अपने आप को नस्ली तौर पर बड़े बहादुर कहते हो और दूसरी तरफ आपका पूरा कार्य जो है वो गुलामी मानसिकता का पूरा जो दिखाई दे रहा है, प्रमाण जो है प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आप गुलामी मानसिकता से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने गांव के अंदर कोई IAS बनता है, कोई IIT में जाता है, कोई IIM में जाता है, कोई एम्स में जाता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बनता है, कोई फौज में जाता है। आप अच्छे योग्य लोगों को अपने गांव में ही अपने बच्चों को सम्मान नहीं देना चाहते, और आप इन तथाकथित राजनीतिक राजाओं के युवराज शहजादियों को आप उनकी गुलामी करने की बात करते हो, तो फिर कौन सी बहादुरी है इसमें? तो मैं इस चीज़ को लेके किसी एक पक्ष को दोष दूँ ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता किसी राजनीतिक महापुरुष का विरासत उनकी संतति ही लेकर के चल सकते हैं। बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे ऋषि महर्षि, बहुत सारे हमारे महापुरुष, उनकी संतति ने नहीं उनको विरासत को लेकर के चले हैं। उनके अनुयायी जो सच उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, वो सच्चे विरासत के उस विरसा के हकदार हैं। केवल कोई बायोलॉजिकल फैमिली ही उसका। 2 छोटे सवाल और हैं, बातें तो करने को हम कई घंटों भी कर सकते हैं ना। जी ट्यूनिंग मैच होने की बात है। जी। और मैं वो थोड़े लड़ाई वाले इंटरव्यू में करता भी नहीं। मतलब बड़े सोबर सी बातें रखता हूँ। मैं लड़ता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा कई बार तो आप आ जाते हैं अपने फौजी वाले बीच में, पर बाकी आमतौर पे ठीक रहते हैं। तो मेरा तो छोटा सा कलेजा है, मैं फौज में नहीं रहा ना। तो पहला सवाल ये बड़ी ईमानदारी से मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की क्या आप दिल से मदद कर रहे हैं या फिर यूँ हवाई मामला है? सवाल हो गया? हाँ जी। मैं अपनी पार्टी के लिए
दिल से, दिमाग से, आत्मा से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उसके लिए मेरे लिए मैं स्वयं में ये मानता हूँ कि किसी को मुझे कहना पड़े तो मुझे उस बात से दुख होता है। मुझे पार्टी दिखती है, संगठन दिखता है, विचारधारा दिखती है, मुझे हजारों वो कार्यकर्ता दिखते हैं जिनको हमने प्रेरणा दी कि कमल के फूल हमको देखना है, कि मैं उनके आगे अपने आप को झूठा करूँगा। मुझे उनकी आंखों में देखना, उन कार्यकर्ताओं से मुझे मिलना है। तो मेरे बस का हो, मुझे चौधरी रणजीत सिंह जी को देखने की या किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अपनी पार्टी को सफल होते हुए देखना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी का प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही देश और समाज की सही सेवा हो सकती है। हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म में कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमने जिस घर को अपने हाथों से बनाया हो और उस घर परिवार को बसाया हो, रामविलास तो जी कह रहे थे, हम कोई मेहमान आकर के और उससे नाराज़ होकर के हम अपना घर थोड़ी उजाड़ देंगे। मेहमान का स्वागत है और मेरे घर की खूबसूरती भी बनाए रखनी है। अपने घर की जो कमियां होंगी उसको दूर करने का काम भी हमारा है। तो आप मुझ पर कभी संदेह करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नारनौंद हल्के से चौधरी रणजीत सिंह जी जीत जाएंगे? देखिए, मैं लोकसभा की जीत होनी हमारा लक्ष्य है, और इस विधानसभा से हो, इस मंडल से हो, इस गांव से हो, जो हर चुनाव के बहुत सारे राजनीतिक वातावरण के कारण, समीकरण के बहुत कारण होते हैं। अब 2014 में लोकसभा चुनाव था, हमारा एनडीए के उम्मीदवार चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी थे, बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, हार गए थे। और चौधरी भजनलाल की विरासत और हर गांव में वर्कर, और हमारा दुर्भाग्य कि अभी वो चुनाव हारे, और मेरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में हम 42,000 वोट से हारे उस चुनाव में। अब उसको कवर करते हुए 2019 आते आते 5 साल नारनौंद के अंदर कहीं ना कहीं कुछ काम हुए, तो उस काम और मोदी जी ने देश भर में काम किए, और मोदी जी के नेतृत्व में एक ज़बरदस्त प्रचंड विजय हुई। तो हिसार लोकसभा भी जीते 3.5 लाख वोट से। नारनौंद में 42,000 की हार घटकर 3,000 की रह गई। तो लेकिन फिर भी नारनौंद में माइनस हुए। 3.5 लाख की जीत में भी हर जगह का अपना समीकरण, वातावरण, बहुत सारे कारण होते हैं। विधानसभा में अलग रहता है, ये लोकसभा में तो विधानसभा में 14 में 42,000 से लूज़ करके हम 5 महीने के अंदर बीजेपी वहाँ जीती। तो इनेलो को बड़ा अहंकार था, उन्होंने चुनौती दी थी आज तक टीवी पे कि अगर नारनौंद बीजेपी जीत गई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जुबान के बड़े पक्के हैं। तो ये जी का बयान था, आज तक पे कहा था कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो नारनौंद बीजेपी जीती, फिर वो कमल खिला। कहावत हो रहा है ना, ब्याह के सारे गीत भी सच्चे नहीं होते ना। अब फिर उसको आप क्लेम मत करो कि जुबान के धनी है। हाँ, तो हमने तो अपनी आज तक तो कोई मेरी बात कोई बता दे कि भी मुंह से निकल गई और मैं उससे पलटा हूँ। ये नहीं है कि आगे परमात्मा क्या करवा दे, ये तो परमात्मा जो है वो सरस्वती जीवा पर बैठा के कोई गलती भी करा सकता है। आप और मैं बात करते करते गलत बात निकले, परमात्मा की मर्जी है। परंतु अपने नीति से कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो वो तो जिसने ये फिर दावा ना करे। अच्छा, अब लास्ट सवाल जो रह गया था, चलो टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं आपको, अब रणजीत जी की मदद करेंगे। रणजीत जी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, कमल के फूल की। हाँ, मेरे उम्मीदवार हैं, उस नाते से तो मदद उनके साथ मिलकर काम करना। वो भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं देश और समाज के काम के लिए। वो भी आज चुनाव घर घर इस उम्र में, जीवन के 80वें साल में, आज वो तपती धूप में, आज वो मोदी जी का संदेश लेकर के कमल के फूल पे वोट मांग रहे हैं। तो अभिमन्यु का ही काम कर रहे हैं। तो रणजीत जी हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी मतलब पार्टी संगठन की। मैं व्यक्ति का कारण नहीं है, हमारा नेतृत्व और हमारा संगठन। टिकट का तो चलो खैर काम, अब तो 5 साल बाद बात होगी। अभी एक टिकट और आनी है, एक चुनाव और होना है, और ये चुनाव होगा हरियाणा विधानसभा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं विधानसभा अल्पमत में है, और वैसे भी अल्पमत तो बचा ही नहीं कुछ है, वो मनियार वाला बात है, काम हो ही लिया। अभी तो चुनाव ही होने हैं विधानसभा के। तो आप नारनौंद से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अच्छी तैयारी के साथ लड़ने जा रहे हैं।
या फिर कई बार लोग ऐसे सिगुफे छोड़ देते हैं कि कैप्टन साहब तो कोई बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो कोई अर्बन सीट देख रहे हैं। ये किसने आपको कह दिया कि अर्बन सीट पर ही बुद्धिजीवी होते हैं? सोचते हैं ना लोग शहरों में बुद्धिजीवी, ये गलत फहमियाँ हैं। मेरे गांव के लोगों का विवेक और मेरा जो इलाका, जो चितंग का इलाका है, इन्होंने तो जब बाकी देश भर में लोग ज्वार और बाजरा खाते थे, गेहूं के मंडे खाते थे। तो नहीं, ये तो संस्कृति का उद्भव ही नारनौल दल के इसलिए सृष्टि का समस्त पूरी मानव संस्कृति सभ्यता का उद्भव राखी गढ़ी से है। तो आप एक तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि बुद्धिजीवी केवल शहरों में, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग हमारे गांव में हजारों सालों से गांव केड़ों को बसा करके और 36 बिरादरी के भाईचारे को संजो करके गांव में आपस में प्यार प्रेम में रहते हुए कोई सरकारी व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्थाओं के पूर्ण रूप से एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, जिन्होंने समाज में न्याय बना करके रखा, भाईचारा बना करके रखा, ऐसे लोगों की बुद्धिजीवी होने पर कोई संदेह करता है तो मुझे उनके अल्प बुद्धि होने का निश्चित तौर पर प्रमाण मिलता है। तो जहाँ जिस धरती के ऊपर गीता का संदेश घर घर ने आत्मसात किया हो, हर व्यक्ति ने आत्मसात किया हुआ हो, उस गांव, ग्रामीण क्षेत्र के, ये मुझे हंसी आती है कि जो ये कहता है हरियाणा के लोगों के कंधे के ऊपर, ये उनकी अपनी सोच का ये संकट है। ये मेरे समाज के बुद्धिजीवी होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसीलिए बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और वो लोकतंत्र में बड़े जीवंत, लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर काम करने वाले लोग हैं। तो और वहाँ काम किया। मेरा कार्यक्षेत्र है, देखिए मेरा पूरा हरियाणा में, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा से लेकर देश भर में काम करता हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र नारनौल है। पार्टी ने मुझे अतीत में नारनौल में चुनाव लड़ाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नारनौल में कमल का फूल खिले और पूरी ताकत लगा करके हर परिस्थिति में से हम अपना मेहनत करेंगे कि नारनौल में कमल का फूल खिले। दोस्तों, कैप्टन साहब से बड़े विस्तार से बात हुई है। बेशक ये थोड़ा मारा मारा वाला इंटरव्यू ना रहा हो, पर मुझे लगता है कि जो मैं पूछना चाहता था वहाँ तक मैं पहुँचा भी हूँ, और ये जो कहना चाहते थे इन्होंने वो कही भी हैं बातें। ये अलग बात है कि हमें समझ कितनी आती है वो, क्यों सर? पहुँचे हम एक दूसरे की बात तक। तो मैं बिल्कुल जो है मैं आपका सम्मान करता हूँ और ये अब जब आप मुझे मौका देंगे आपके साथ बात करने का, खुल करके बात करेंगे। दोस्तों, कैप्टन अभिमन्यु जी के इन विचारों से आप कितना सहमत हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वैचारिक रूप से ठीक आदमियों से मिलकर थोड़ा अच्छा भी लगता है। और कैप्टन साहब को भले ही टिकट ना मिली हो, पर चुनाव और भी आएंगे। भारत की ये खूबी है कि चुनाव साल भर चलते रहते हैं, 2400 घंटे चलते रहते हैं। तो इनको नारनौल हल्के से इस चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं। अगर आप नारनौल हल्के के हैं तो ज़रूर कैप्टन साहब के बारे में भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। शुक्रिया कैप्टन साहब, अपने वक्त दिया। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।